विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत और शख्सियत में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो पत्रकार हैं, वो लेखक हैं, वो कवि हैं और वो शायर हैं और हमारे मित्र हैं। उनका नाम है आलोक श्रीवास्तव। आलोक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ब्रजेश भाई। सबसे पहले तो आपके मुंह से शख्सियत सुनना बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आपको देखते देखते हम लोगों ने सीखा है और जर्नलिज्म में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाए वो सब आप जैसे सीनियर्स को देख के किया है और सीखा है और उसका अनुसरण भी किया है। तो ऐसी शख्सियत, अगर शख्सियत बोले नहीं आप निस्संदेह आप शख्सियत हैं, क्योंकि आपने शायरी में, कविताओं में जो कामयाबी हासिल की है वो बहुत दुर्लभ होती है। और सबसे बड़ी बात, आलोक श्रीवास्तव हमारे भोपाल के पास विदिशा कस्बे के रहने वाले हैं और विदिशा से दिल्ली तक की यात्रा। आलोक भाई, कभी सोचा था कि विदिशा से आप दिल्ली जाएंगे, पत्रकारिता करेंगे और पत्रकारिता के बाद फिर जिस तरीके से आप लेखन कर रहे हैं? इसमें थोड़ा सा संशोधन मैं करूँगा। जिसको कहते हैं कि डीएनए में राइटिंग ही सबसे पहले थी। पैशन जो था वो 15-17 बरस की उम्र में ये आ गया था, ये शऊर आ गया था कि लेखन करना है, लेखक बनना है, पोएट बनना है। तो ये कहिए कि पोएट्री करते करते फिर पत्रकारिता में जिसको कहते हैं ना कि वो एक्सीडेंटली दुर्घटनावश आया और फिर उसको, चूंकि लेखन से पत्रकारिता में आया था, तो जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि दो ऐसे पेशे हैं या दो ऐसे पैशन हैं जिनकी प्रतिबद्धताएं एक सी हैं। वो है एक पत्रकारिता और दूसरा है एक लेखन। तो लेखन में भी आपको आपकी दृष्टि संपन्न होनी चाहिए, आपके सामाजिक सरोकार बहुत जागरूक होने चाहिए, अपने समय और आने वाले समय की आहटों को महसूस करने का, उनको जानने की आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। और लगभग यही तमाम ज़रूरियात, यही तमाम अनिवार्यताएं पत्रकारिता के लिए भी हैं। तो पत्रकारिता और लेखन कभी भी मुझे अलग अलग नहीं लगे। इसलिए लेखन से पत्रकारिता में आना या फिर पत्रकारिता से वापस गीतकार के तौर पे काम करना फिल्मों में, ये मुझे कभी भी दो अलग अलग विधाएं नहीं लगी। ऐसा कुछ सोचा नहीं था। ये बस जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी में, आपकी नियति में जो होता रहता है उसको आप पूरी ईमानदारी से करते रहिए। हाँ, राइटर बनने का ख्वाब बचपन से था। वो जैसे एक बड़ा छोटा और बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि हम लोग विदिशा में रहते थे और भोपाल में जब भी कोई बड़ा मुशायरा या कवि सम्मेलन या कोई गज़ल इवनिंग होती थी जगजीत जी की या पंकज उदास साहब की, तो हम सुनने आते थे। तो पिता बड़े नाराज़ होते थे कि भाई सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए इस वक्त, और तुम ये कर रहे हो। तो एक रोज़ सुबह करीब 4-4:30 बजे पहुँचे, स्कूटर से आते थे विदिशा से भोपाल। तो वो जागे हुए थे, मॉर्निंग वॉक पर गए थे। तो वो सुबह ही उनका, जो हम जिस परंपरा के पाले पोसे गए हैं मानव अधिकार तब हमारे यहाँ ये सब नहीं होता था। बढ़िया हम लाल पीले किए गए। तो अपनी माँ से मैंने कहा कि देखिए, ये मुझे कितना ही डांटें, मारें, कुछ करें, लेकिन मैं अंततोगत्वा बड़ा होकर पोएट ही बनूंगा और एक दिन मेरी गज़लें जगजीत सिंह और पंकज दास भी गाएंगे, वचन भी मेरा लिखा हुआ पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो मेरी माँ जो थी वो भोपाल से हैं, तो उर्दू का बैकग्राउंड मेरे घर में हमेशा से था। तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ बोला था, आमीन। जो आपने बाबूजी की बात की, तो आपको बाबूजी के लिए बहुत याद किया जाता है। आपने तो बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। आपने अपनी माँ पे बहुत अच्छा लिखा है जी। तो ये तमाम भावनाएं कैसे उमड़ती हैं? कुछ खास मौके होते हैं या? हाँ, नहीं, ये इसकी पृष्ठभूमि भी विदिशा और भोपाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि ही है। जिस वक्त मैं शुरू कर रहा था अर्ली 90s में, उस वक्त हमारे भोपाल में, विदिशा में और आज भी प्रगतिशील लेखक, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि जैसे दुष्यंत की जो फिज़ा है, हाँ। वो तो भोपाल, विदिशा और तमाम दुनिया भर में। लेकिन जिस वक्त मैं लिखना शुरू कर रहा था, उस वक्त मेरा जो सर्कल था वो पूरा प्रगतिशील लेखकों के आसपास। मेरे सब वो दोस्त यार भी वही, मेरे सीनियर्स भी वही, भोपाल में सारा माहौल वही प्रगतिशील लेखक संघ का, मैं उसका एक्टिव वो भी रहा,
एक ज़माने में। तो मुझे अक्सर मेरे जो हम उम्र थे वो टोकते थे और वो ये कहते थे कि यार ये तुम क्या घर बार की बातें करते रहते हो गज़लों में, अम्मा बाबूजी और ये रिश्ते नाते। तो मैं उनको ये कहता था कि देखो ऐसा है कि अगर जो जड़ है वो अगर मजबूत होगी तो जो समाज में आकार लेने वाला दरख्त है वो अपने आप मजबूत होगा। सारा जो खेल है वो हमारे डीएनए का है। तो अगर हम अपने घर में ही अपने रिश्तों को ही नहीं समझेंगे तो हम समाज में रह आकर हमारे साथ जो हम रिश्ते बनाएंगे नए, उनको हम कैसे समझ पाएंगे। तो मेरा सारा फोकस वो रहता था कि घर के अंदर की जो बुनावटें हैं, जो तुरपाइयाँ हैं, वो रचनाओं में कैसे आ सकती हैं, मतलब हम वहाँ से कैसे पोषित हो सकते हैं कि ताकि हम समाज में एक अच्छे मनुष्य के तौर पर जाने जाएं। फिर यहाँ आपकी 2 लाइनों का उपयोग करूँगा कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती थी जाने कब तुरपाई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप भी संयुक्त परिवार से ही आते हैं, पृष्ठभूमि भी आपकी मेरे जैसी ही है। आपने अक्सर देखा होगा कि भाइयों में मतभेद हो गया, मनभेद नहीं, मतभेद हो गया, जो होते ही रहता है, वो होते ही रहता है, घर में दिखता है वो। लेकिन बड़े भाई से अगर छोटे का हुआ है या छोटे से बड़े का हुआ है तो वो तो पूरा परिवार देखता है। लेकिन वो पैचअप कब हो गया अम्मा के रहते, वो कब करा दिया उसने, वो आपको नहीं दिखेगा। वो कब बड़े को समझा देंगी, कब छोटे को समझा देंगी। तो उसको मैंने जिया भी है, देखा भी है कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे तो कई बार, लेकिन चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। तो वो जो तुरपाई करने का कार्य अम्मा करती है या करती थी, वो नहीं दिखाई देता था कि वो कब पता चला कि भाई ने हाथ पकड़ा और गले लगा लिया। लेकिन वो उसका अपना नहीं है, वो माँ का समझाया हुआ है। तो चाहे वो मुझे समझाया हो, चाहे मेरे बड़े भाई को समझाया हो, वो नहीं मेरे पता चलता था कि वो कब हो जाता था काम। तो ये उस पृष्ठभूमि का है। ये इन दिनों जो ट्रेंड चल रहा है कि जो शायर हैं, राइटर हैं या पत्रकार भी हैं और एक्टर्स भी हैं, वो बहुत कुछ मिडिल क्लास के, हम छोटे शहरों के लोग हैं, विदिशा, भोपाल, आस्तोसना, गाडावारा के हैं। तो ये जो बदलाव आया है, तो जो अब जो रिश्तों की बात कर रहे हैं, हमको आपको लगता है कि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने थोड़ा आर्थिक अभाव देखा है बचपन के दिनों में, वो इन अनुभवों से ज़्यादा सीखें और वो अनुभव उनके लेखन और उनके अभिनय में दिख रहा है, जैसा कि आपके उसमें भी है? मतलब आप अगर 50s की फिल्में उठा लें राज कपूर साहब की, तो उसमें भी आपको ये संवाद सुनने को मिल जाएगा, बाबू तुम तो महानगर के हो, बाबू तुम तो मुंबई के हो, तुम क्या यह जानो। हमें ऐसा लगता है, हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं, गांव और शहर जो होते हैं, छोटे शहर या कस्बे, यहाँ संवेदनाओं में सघनता बहुत होती है। संवेदनाओं का जो और रिश्तों का जो मर्म है, महत्व है, वो बहुत गाढ़ा होता है। और जो दुनिया होती है वो इतनी छोटी होती है कि हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आपके अंदर ज़रा सी भी दृष्टि है, संवेदना है, तो आप उन चीज़ों को देख पाएंगे। महानगरों में कहाँ है, आज क्या बात करें आप, मतलब 50 साल पुरानी फिल्में उठा लीजिए, 50 साल पुराने कोई कहानी पढ़ लीजिए, तो आपको मिलेगा कि महानगर में छोटी छोटी टापू बन गए परिवारों के, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ काका, बाबा, दादा, नाना। अच्छा, और एक ट्रेंड, हम तो खैर चलिए भोपाल, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन आज भी वो एक शेर है कि हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूँ, इधर से गुजरा सोचा सलाम करता चलूँ। तो अब ये कहाँ बचा है? ये तो गांव में ही बचा है, या नरसिंहपुर में, गाडावारा, विदिशा में, कि निकल रहे हैं, अरे काका राम राम, और उन्होंने भी आवाज़ दिली। आज महानगरों में है क्या? मैं जब तक आपसे समय नहीं ले लूँगा या आप मुझे समय नहीं दे देंगे, मैं आपसे आके मिल नहीं सकता। राइट। और ये सिर्फ मित्रों में नहीं है, ये आपस में आसपास रह रहे लोगों में भी है। तो वो मुझे लगता है कि वो मिसिंग जो था, वो उसने मुझे ज़्यादा अपील किया, तो वो लिखने में आ गया। ये जो अभी आपने बात की कि हुजूर आपका भी एहतराम करते, तो जगजीत सिंह मुझे याद आ गया। और जगजीत सिंह ने भी आपकी गज़लें गाई हुई हैं, तो कैसे ये सब, मैंने कहाँ तक? हाँ, वो जो एक किस्सा मैंने आपको सुनाया ना कि मैं बड़ा हो जाऊँ, मैंने जो माँ से प्रॉमिस किया था, तो जिस उम्र में लोग बड़े बड़े महानायकों को, नायकों को देखने, स्टार्स को देखने मुंबई जाते थे, तो मैं अपने एक मित्र के साथ जगजीत जी से मिलने विदिशा से मुंबई गया था। वो बड़ा अच्छा किस्सा है कि 3 रोज़ मैं इंतज़ार करता रहा वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में,
और बस पैशन था कि ये गा दें। तो दैट टाइम आई वाज जस्ट 22-23। बहुत लंबी कहानी है, मुख्तसर ये कि 4 रोज़ के इंतज़ार के बाद वो आए और उन्होंने कहा हाँ सुनाओ। तो पहले क्या होता था कि हम लोग गज़ल को रियाज के तौर पे कोई एक अपनी आइकनिक गज़ल ले ली, उसकी जैसे उनकी गज़ल आई थी वसीम साहब की, उस वक्त बड़ी मशहूर हुई थी कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। तो उस मीटर बहर पे मैंने उनको गा के सुनाना शुरू किया। तो बोले गाओ नहीं, ये काम मेरा है तुम सुनाओ। तो खैर मैंने उन्हें सुनाया और कहा कि हाँ तो बोलो। मैंने कहा मेरी बड़ी तमन्ना है कि आप मुझे गाएं, मेरी गज़लें गाएं। तो जो बात उन्होंने कही वो उस बात को मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे गा दें, रातों रात स्टार बना दें। पहले कुछ मश्क करो, कुछ रियाज करो, कुछ सीखो उसके बाद। तो ये 93 का किस्सा है। और 97 में मुंबई के ही एक बड़े भव्य से ऑडिटोरियम में वो मेरी गज़ल गा रहे थे। वो मेरे लिए आगे की सीट उन्होंने बुक कर रखी थी और मैं पीछे बैठा हुआ जज्बाती हो रहा था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम जो है वो कम्स ट्रू टाइप की उसमें वो पूरा हो रहा था। और उसके बाद तो फिर सिलसिला चल पड़ा, फिर गज़लें उनके साथ आई। अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपके रिश्ते हैं, उन्होंने भी आदेश श्रीवास्तव जो संगीतकार, जो जबलपुर वापस साहबी का क्षेत्र, वो उसकी बहुत मजबूत कड़ी रहे उस रिश्ते की। तो उनके साथ कुछ सॉन्ग्स हमने किए। एक नेशनल सॉन्ग था जो सर ने, बच्चन सर ने, और वो भी बड़ा वैसा वाक़या है कि जो नक्श है जहन पे कि सुबह 8 बजे से वो निकले हुए थे शूट पर, और उस वक्त उत्तराखंड में फ्लड आया हुआ था बहुत तगड़ा। तो उस वक्त की वो घटना है। लेकिन हम लोग 6 बजे का उन्होंने वक्त दिया था कि 6 बजे मैं पहुंच के उसको रिकॉर्ड करूंगा आदेश के स्टूडियो में। तो हम लोग 6 बजे से बैठे रहे और सोचते रहे कि 8 बजे से वो सुबह निकले हैं और अब शायद, तो इंतज़ार करते 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 करीब 12 बज गया और हम लोगों ने लगभग होप छोड़ दी। लेकिन जब वो 2 बजे करीब, 1:30-2 बजे करीब जब स्टूडियो में दाखिल हुए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी बस फ्रेश निकले हैं अपने घर से और इस रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। फिर एक बहुत बड़ा शो हुआ था दिल्ली में इंडिया गेट पर, तो उसमें मुझे उनके लिए स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला था। और अभी हाल में जो हुआ मैं नए भारत का चेहरा हूँ, तो ये भी बड़ा एक मेरे लिए बड़ा जज्बाती वाक़या था कि बहुत दिनों से उनसे इसरार किया जा रहा था। फिर मैंने पोएम भेजी और अचानक से सिद्धार्थ बासु साहब से बात हुई। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं बॉम्बे में ही हूँ। उस वक्त मैं सोनू निगम साहब के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था। सो मैं केबीसी के सेट पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वो पोएम गा दी है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था सोनू जी की आवाज़ में, और मैंने उनको भेज रखी थी। तो जैसे ही मैं गया, मैं मिला, तो उन्होंने कहा भाई हमने आपकी वो पोएम पढ़ दी है। तो मुझे लगा पढ़ दी होगी शायद, ऑडियो चाहिए था उसका हमको। तो पता ये चला कि उन्होंने सिर्फ पढ़ी नहीं है, उन्होंने उसे शूट भी कर दी है, जो आपने भी सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर देखी और वो अक्सर वायरल होती रहती है। तो इस तरह से तो फिर उनके ट्विटर पे जो भी उनको पसंद आता है वो अक्सर आता रहता है। तो ये मेरा सौभाग्य है। आशुतोष राणा जो हमारे दोस्त हैं, आपके भी मित्र हैं, मित्र नहीं है, मेरे बड़े भाई आपके बड़े भाई हैं। हाँ, आपके बड़े भाई आपको बहुत स्नेह करते हैं, वो हमेशा आपका बहुत तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हमारे तो दोस्त हैं, हम लोग सागर में साथ पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने भी जो आपका शिव तांडव का आपने जो अनुवाद किया है, कुछ दिनों पहले यहाँ जब आए थे विस्तार न्यूज़, तो उन्होंने बताया कि संस्कृत में था और बड़ा कठिन लगता था। तो हमने आलोक से कहा कि आलोक इसको थोड़ा हिंदी में करो। क्या किस्सा है वो? आशु भाई को मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं अपने जीवन में एक वरदान की तरह मानता हूं उनको। तो वो जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़ी डिवाइन पावर लेके आपकी लाइफ में आते हैं और आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देते हैं, और उनको याद करते हुए मैं अक्सर भावुक भी हो जाता हूँ। ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रेरणा भी उन्हीं की है और प्रताप भी आशुतोष का ही है। तो इसमें दो आशुतोष इसमें मतलब हैं। एक वो जो देवादिदेव महादेव हैं और एक वो जो आपके मित्र हैं और मेरे बड़े भाई हैं। तो एक दिन आशु भैया का फ़ोन आया कि आलोक मैं चाहता हूँ, अच्छा उसकी पृष्ठभूमि बड़ी विचित्र है। तो उन्होंने कहा कि आलोक मैं चाहता हूँ कि ये जो शिव तांडव स्तोत्र है इसको तुम हिंदी में इसका भावानुवाद कर दो।
अब वो भी शिव भक्त, मैं भी शिव भक्त। तो मैंने कहा भैया इसको समझना इतना कठिन है, इसको पढ़ना इतना कठिन है, और आप चाह रहे हैं कि इसका भावानुवाद हो जाए। और उसी मीटर में, जिस मीटर में वो है जटाटवी गलज्वल प्रवाह पाव्यवस्था में गले लंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। लगे छोटे भाई तुम भूल रहे हो। उससे कुछ समय पहले कोविड के वक्त उन्होंने मेरी एक गज़ल पढ़ी थी जो मैंने पत्रकारिता के पेशे से इंस्पायर होके कही थी, और वो उन्होंने सोशल मीडिया पे देखी और मुझे फ़ोन किया था कि यार मैं ये पोएम पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरा सौभाग्य, आप पढ़िए। और वो उन्होंने पढ़ी। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। छोटे भाई तुम भूल रहे हो, तुम इस मीटर में लिख चुके हो। तो मैंने कहा क्या लिखा है मैंने पढ़ी है वो, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। हाँ हाँ ये तो, बोले ये और शिव तांडव स्तोत्र का मीटर एक ही है। ठीक, 15 रोज़ गुजर गए और वो सोमवार का दिन था। ये बड़ा अद्भुत संजोग था। तो उनका फ़ोन फिर आया, हाँ हो गया वो। तो मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ हो रहा है, हो गया। अब ये कह तो मैंने दिया, मैंने कहा आशुतोष का आदेश है, भाई आशुतोष दे रहे हैं, और किया मैंने कुछ भी नहीं। तो बड़ा ग्लानि मुझे हुई और मैंने नीतू से, अपनी पत्नी से बोला कि आज तो कुछ होना चाहिए, आज ये मुंह से निकल गया है और सोमवार का दिन है। तो बस करीब 9:30-10 बजे हम बैठे, तो इधर मैं और उधर आशु भाई, और बस वो होता जा रहा था। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिवा शिवो, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। और फिर उस पर उनका कंठ। अब ये 17 श्लोक हैं, 17 श्लोक हैं ये, और इसमें एक जो इसका जो अंतिम, जो मुझे बहुत प्रिय है, बताइए। वो आशु भैया और का जो चिंतन चित्त है। तो उन्होंने कहा देखो देखो शिव जो हैं वो क्या हैं। तो वो क्या है, वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। हाँ, अगर आप ब्रजेश भाई रख दें तो ब्रजेश्वर हो जाएंगे, आलोक रख दें तो आलोकेश्वर हो जाएंगे, राम ने वहाँ विराज दिया तो रामेश्वर हो गए, पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर। ये मुझे आशु भैया ने बताया। वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम। अच्छा, इसको लिखते हुए एक और ख़ास बात जो मैं आपसे शेयर करूँगा विस्तार न्यूज़ पर। ऐसी रचनाएँ मतलब कृपा से ही होती हैं, मेरा ये मानना है। इसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। उसमें एक श्लोक था, वो यूँ है कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिवा शिवा। मैं लिख रहा था, इसको अनुवाद कर रहा था। मैंने अपने पूरे जीवन में प्रलीन शब्द नहीं पढ़ा था ब्रजेश भाई, न सुना था, और न मुझे उसके अर्थ पता थे। अब वो एक मीटर, एक काफिया होता है ना, कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, और लीन शब्द में लेना नहीं चाहता, प्रलीन ले लिया। तो मैंने सोचा कि ये राइटर ब्लॉक आ जाता है हम लोगों को लिखते लिखते कभी, तो ये ना आए तो चलो अभी भर्ती का एक शब्द रख देते हैं, प्रलीन। साउंड अच्छा कर रहा था, फोनेटिक उसका बड़ा अच्छा था। फिर बाद में पूछेंगे गुरुजनों से और ठीक कर लेंगे उसको। तो मैंने सुनाया आशु भाई को, उनका ये प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख करके नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन। तो बोले कि बिल्कुल सही है, प्रलीन का मतलब होता है आकंठ डूबा हुआ, और वहाँ उसी शब्द की आवश्यकता है। तो ये मुझे लगा कि जिस शब्द के अर्थ मुझे नहीं पता, हाँ, जिसको मैंने कभी सुना नहीं पढ़ा नहीं, वो शब्द मेरे संज्ञान में आया कहाँ से, और वो कितना पॉपुलर हुआ, वो लोकप्रिय हुआ। अच्छा, आपने पत्रकारिता वाली जो कविता लिखी थी, जरा इस दौर में वो भी हम जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपका पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव है और वो भी टेलीविज़न का। तो उसको आपने जिस तरीके से जिया है, उसमें बड़ी सुंदर एक कविता भी लिखी है जो बड़ी प्रहारक है और मारक है, तो हम जानना चाहेंगे। वो उसका जिक्र अभी मैंने किया आपसे, वही जो आशु भाई ने भी पढ़ी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे पत्रकारिता में मेरा पोएट रहा,
ऐसे उस पोएट्री में मेरी पत्रकारिता है। तो वो यूं है कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन। कि जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है, कि जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। असत्य सात और सत्य एकमात्र है। और ये आज के समय पर कि दिलों में भेदभाव हो, घृणा समाज में, दिलों में भेदभाव हो, घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। वाह वाह वाह, राजनीति शास्त्र की नई परिभाषा, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। और ये मेरी अपनी पहचान का शेर है कि कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की, कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की। परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। क्या बात है, गज़ल के छात्र, वो भी भोपाल के दुष्यंत कुमार की परंपरा के, तो और क्या चाहिए। मगर आपने सब कुछ कर लिया, पत्रकारिता कर ली, शायरी कर ली, गज़ल कर ली, बड़े लोगों ने गा लिया, है ना, आपको मंच मिला, अच्छा, देश विदेश आपके शो हो रहे हैं। अब कुछ बच रहा है करने को? फिल्में करनी है अच्छी वाली। और मैं आशु भाई से हमेशा कहता हूँ कि या तो बच्चन साहब या आशुतोष राणा जी की फिल्म, इन दोनों में से किसी के हाथ से एक जो है फिल्मी सम्मान या इनकी फिल्म। तो मतलब मैं ये आशु भाई से आपके ज़रिए गुजारिश करूँगा कि अब अगली फिल्म जो है उनकी कोई लिखने का मौका मिले। बच्चन सर के लिए तो लिखा, उनके लिए भी लिखा मैंने, लेकिन अब मन है कि जो इधर जो मन बना है उसकी एक बड़ी वजह भी है। इधर जो सिनेमा बदला है, जो आपने बात कही थी कि अब सिनेमा में भी बहुत छोटे आप पंचायत देख लें, आप गुल्लक देख लें, है ना, लेडीज देख लें, लापता लेडीज देख लें। फिल्मों का जो टेम्परेचर है, उसका जो डीएनए है, मतलब वो जो एक ख़ास किस्म का दोपहर में हमारे टीवी पे शो चलता था, सास बहू टाइप का, उस तरह का जो सिनेमा हो गया था, अब वो सिनेमा बहुत ऑर्गेनिक होता जा रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए कोई स्पेस बना है, जो छोटे छोटे शहरों से जो लेखक जाते हैं उनके लिए एक बड़ी संभावना सिनेमा में वो हुई है। तो हम बड़े फोबिया में होते थे, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में वो आईब्रो में कुंडल पहने हुए लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और उनको रूट्स की कोई मालूमात है नहीं और वो कंटेंट डिसाइड कर रहे हैं। बट अब ये हो रहा है कि अब जो सिनेमा है वो बहुत अंदर तक आ गया। वो मतलब वापस से जो राज कपूर का एरा था या सत्यजीत रे का जो एरा था, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो नए परिवेश में, बिल्कुल छोटी कहानियों पे, जिस तरीके छोटी कहानियों पर जो बड़ी फिल्में बन रही हैं, आप देखिए कि कितनी सफल हो रही हैं वो फिल्म। जो लापता लेडीज़ का आपने जिक्र किया, ऐसे कितनी कहानियाँ आ रही हैं जो छोटे छोटे गाँवों में शूट हो रही है और वहीं की पृष्ठभूमि है और कितनी ऑर्गेनिक हो रही है। नहीं, तो इस सब के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और हम तो फिर आपके शेर से ही ख़त्म करेंगे कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ये आपके लिए भी है। अच्छा। आपके लिए मैं ख़ास बात कहूँगा, प्रोमो की लाइन कि मतलब विस्तार न्यूज़, हम दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, और मैं आपको सच बताता हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं कि ब्रजेश भाई मेरे वरिष्ठ मित्र हैं और हमारे वरिष्ठ साथी रहे हैं, पर विस्तार न्यूज़ को अगर हम देश के किसी भी कोने में देखते हैं तो ये तय कर पाना हमारे लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है कि ये चैनल भोपाल से ऑपरेट हो रहा है। ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई नेशनल चैनल दिल्ली या नोएडा से ऑपरेट हो रहा है, जो पूरा का पूरा कलेवर है और जो एक बहुत ही निष्पक्ष खबरों को दिखाने और देने का जो नज़रिया है, उसकी बड़ी वजह है
कि इस चैनल को जो लोग चला रहे हैं, जो लोग इस चैनल में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, उनका इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का कि वो इस टीवी के स्क्रीन पर, विस्तार के स्क्रीन पर वो दिखाई देता है और वो लगता है कि वो वाकई में मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आलोक भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि इतना बढ़िया हमको वक्त दिया, इतना अच्छी बातें की आपके, आप साथ हमने शायरी, गज़लें और आपकी तमाम चीज़ों को सुना, जाना, और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप जो अब पाना चाहते हैं आगे ज़रूर पाएंगे। हमारे साथ यहाँ आते रहिए और हम आपको बार बार ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे, अपने स्टूडियो बुला के आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। तो शख्सियत में थे आज के शख्स आलोक श्रीवास्तव, और अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत से आपकी यूं ही मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।